जय गुरु। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग विहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। बताएंगे ठाकुर के बारे में। जय श्री माँ बेंगलोर, जय श्री माँ जो बेंगलोर से हैं वो हम लोग के बीच उपस्थित होकर श्री ठाकुर के बारे में बताएंगे अपनी भावधारा से। जय गुरु माँ ऑनलाइन सत्संग, जय गुरु माँ पटना ऑनलाइन सत्संग मातृ सम्मेलन आपका हार्दिक स्वागत करता है और हम लोग सभी माँ की तरफ से आपको जय गुरु है। माँ जय गुरु। आप अपने वक्तव्य से जी हम लोग को धन्य करें। जय गुरु। आर्य कृष्टि के परम उद्धाता श्री श्री ठाकुर मेरे जगत जननी श्री श्री बौड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बौड़ता, आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी माँओं को आंतरिक जय गुरु निवेदन करती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा था माँ, मतलब भजन एक व एक, मतलब सब जैसे पूरा भाव से पूरा भक्ति से निवेदन कर रहे थे अपना भजन। बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक माहौल जैसा बन गया है और आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हियर। ठाकुर जी का आलोचना तो मतलब हम जितना करते हैं एक चीज़ है, हम लोग उतना सीखते हैं। मैं तो समझती हूँ जाजन एक ऐसा चीज़ है जो किया नहीं जाता, मतलब खुद से सोच के या फिर समझ के नहीं बोला जा सकता। ये एक ऐसा फ्लो है जो ठाकुर जी खुद करवाते हैं और सिचुएशन के हिसाब से करवाते हैं। वो एक सबसे बड़ी अनुभूति है मेरा। और ये जो मातृ सम्मेलन है पटना का, बहुत ही एक जैसा भाव विभोर हो गई हैं हम। तो क्या बोले, अभी जो एक चीज़ पे यहाँ पे बोलना चाहती थी जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है माओ के लाइफ में, एक लड़की के लाइफ में, वो है मैरिज, विवाह जिसको बोला जाता है। मेरा वॉइस आ रहा है माँ क्लियर? आ रही है माँ? जी ओके, आ रही है, बहुत सुंदर वॉइस है जी। तो वो एक चीज़ है, मतलब ऐसा एक फैक्टर है हमारा लाइफ का। जैसे एक चीज़ हम लोग सोचेंगे कि कहीं भी जाए हम लोग, कुछ भी करें लाइफ में, कितने भी आगे बढ़े, कैरियर में हो गया, जॉब में हो गया, कोई रिलेशनशिप में हो गया, हमेशा हमें एक चाह रहता है कि मेरे पास ऐसा कोई इंसान हो जिसके साथ मैं हर सब कुछ, मेरा मन का सब कुछ शेयर कर सकूं, जो मुझे समझे, जो मेरे भाव को समझे, मेरे इमोशंस को समझे, मेरे सुख और दुख में मेरे पास खड़े रहे, हर किसी सिचुएशन में मेरा साथ दे। एक ऐसा एक कॉम्पेटिबल जिसको बोला जाता है ना, साथी हम लोग ढूंढते हैं। और वो प्रोसीजर को हमारे आर्य कृष्टि में वो एक विधान है जिसको एक परंपरा के हिसाब से उसको नामकरण किया जाता है, वो है विवाह। तो श्री श्री ठाकुर जी को पकड़ के वो विवाह का एक साइंटिफिक मतलब और एक बहुत ही सुलझा हुआ रास्ता जो हमें मिल जाता है, वो है कि सुसंगत विवाह। मतलब हर कोई मैरिज करने के लिए, हर कोई, मतलब एक लड़की के दिमाग में छोटे से ही रहता है, बचपन से ही रहता है, मेरा एक लाइफ पार्टनर हो तो वो मेरे लिए बहुत कॉम्पैटिबल हो, मुझे बहुत सपोर्ट करे। एक लड़के के दिमाग में भी वही रहता है कि मुझे जो मिले, मेरे पार्टनर मिले, लाइफ पार्टनर मिले, मेरे साथ बहुत ही सुलझा हुआ रहे, मुझे समझे, मुझे लेकर चले, ये सारी सब। तो जब हम लोग एडल्ट होते हैं या फिर पढ़ाई खत्म करते करते एक ऐसा पड़ाव पर पहुंचते हैं जहाँ वो एक बहुत ही कमी महसूस होती है कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ में सब कुछ शेयर कर सकूं। और
कहीं कहीं पे जो अरेंज मैरिजेस होते हैं पिता माता उसको ढूंढते हैं, और कहीं कहीं पे जो लोग गर्ल्स या फिर बॉयजेस जो कॉलेज में जाते हैं या फिर जॉब में जाते हैं वो खुद चुनना पसंद करते हैं। तो वहीं से शुरू होता है हमारा लाइफ का एक दूसरा सेक्टर, दूसरा चैप्टर जिसको बोला जाता है। तो ये चीज अगर श्री ठाकुर जी के नजरिए से देखा जाए, श्री ठाकुर बोल रहे हैं एक परिवार, एक समाज और एक राष्ट्र का मूल भित्ति ही है विवाह। अगर उसके ऊपर अपना ध्यान नहीं रखे, मतलब उसको अगर इम्पोर्टेंस ना देके हम लोग जितना भी जो भी कुछ करें, कुछ भी कर ले, तो वो व्यर्थ हो जाएगा। मतलब हम कुछ भी करें उसका कोई मूल्य नहीं अगर विवाह सही नहीं हुआ तो, क्योंकि वो लगता है हमें कि एक दिन का या फिर 2 दिन का वो एक घटना है, या फिर हम लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं वो जो सेलिब्रेशन होता है एंगेजमेंट का या फिर जो भी रिचुअल्स रहते हैं, पर रियल लाइफ शुरू होता है शादी के बाद, मैरिज के बाद। इसीलिए, और मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, इंडिया की बात नहीं है, पूरा वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो आज के डेट में सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द परसेंटेज मतलब जो चल रहा है अभी वो है डिवोर्स। क्यों? क्योंकि वो शादी से कहीं ना कहीं ना एक लड़का खुश है ना एक लड़की खुश है, इसके वजह से डिवोर्स हो रहे हैं। इसके वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपने लाइफ में खुद आगे बढ़ जाएंगे। पर श्री ठाकुर जी जब एक इंसान गुरु ग्रहण करता है तो हर कदम, जैसे बोला जाता है ना, फूंक फूंक के डालना, तो वो एक रियलाइजेशन दिमाग में आता है, या फिर ठाकुर जी को पकड़ के चलते चलते एक ऐसा रियलाइजेशन आता है, लगता है जैसे मैं ऐसा कुछ ना कर लूं, मेरा सिलेक्शन ऐसा ना हो जाए जो बाद में जाके मुझे पछताना पड़े, जो बाद में जाके मेरे लाइफ के लिए एक कर्स बन जाए, जो आज मुझे बहुत खुशी देती है, जो आज मुझे बहुत ही लगता है जैसे यही मेरे लिए पूरा हेवन है, यही मेरे लिए स्वर्ग है। कल जाकर वो ही जिंदगी से मैं दुख ना पाऊं। तो उसके लिए श्री ठाकुर जी बहुत छोटे छोटे चीजें दिए हुए हैं, जिसको हम लोग अगर समझ के चले, या फिर वो चाहे अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, आज के 2020 में इट्स वेरी नेचुरल कि एक लड़की एक लड़का को पसंद कर ले, या फिर एक लड़का एक लड़की को पसंद कर ले। वो पॉइंट में हम लोग बाद में आएंगे। पर एक चीज है कि पहले तो जान ले कि मैरिज होता क्या है, कैसे होना चाहिए, जो बेसिक फंडामेंटल आइडिया है वो क्या है, शास्त्र में भी लिखा गया है और श्री ठाकुर जी का भी कहा हुआ है ये चीज। पहला जो सिम्टम है या फिर पहला जो पॉइंट है एक आइडियल मैरिज के लिए, वो है संगति, पारस्परिक संगति। वो पॉइंट में मैं बाद में आऊंगी, जिसको बोला जाता है कॉम्पैटिबिलिटी। सेकेंड जो चीज है वो है हमारा, जैसे बोला जाता है ना, जो एक हो गया संगति, दूसरा हो गया कुल और कृष्टि। मतलब एक पुरुष जो है, एक लड़का जो है, उनकी कुल और कृष्टि, मतलब उनका कल्चर, उनका जेनरेशन, और एक लड़की का जेनरेशन वाइज कल्चर वो कैसा है, उसका मैचिंग होना। तीसरी बात आ जाती है सबसे और महत्वपूर्ण चीज जो है एक विवाह का, वो है आइडियल सेंट्रिक लाइफ, जिसको हम लोग नकार नहीं सकते। आज तक मैंने जितना सत्संग अटेंड किया, जितना मातृ सम्मेलन सुना, उससे एक ही जिस्ट मिला मुझे, एक ही सारांश मिला, ये कि पूरा जीवन का जो साधना है ना, मतलब पूरा जीवन का जो जर्नी है, हम लोग बचपन से लेके बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हुए फिर जॉब ढूंढते हैं, फिर एक लड़का या फिर लड़की ढूंढ लेते हैं, या फिर पिता माता के हिसाब से मैरिज होता है, कुछ भी, उसके बाद एक परिवार होता है। वो सारी पूरा लाइफ का जो जर्नी है ना, वो तब मिठास आएगा उसमें अगर उसमें आइडियल रहेंगे। तो अगर एक आइडियल सेंट्रिक लाइफ रहेगा तो पूरा भर भर के उसका मजा हम लोग उठा सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं उस चीज को, उस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जहां पर आइडियल सेंट्रिक लाइफ ना हो, जहां पर इष्ट प्रेम, इष्ट अनुराग नहीं है, जो जिंदगी में या फिर जो परिवार में या फिर जो संपर्क में, उसमें मिठास ही नहीं है,
उसको उसको बताना ही नहीं पड़ेगा। मतलब हम लोग इतना प्रैक्टिकल अब हैं और खुद ही देख सकते हैं, हर फैमिली में ये चीज देख सकते हैं कि जी तो रहे हैं हम लोग, बच तो रहे हैं, 4 जन का परिवार है, पर वहां पर वो जो मधुरता जिसको बोला जाता है ना, वैकुंठ समान वही घर होता है जहां पर परस्पर परस्पर में स्नेह है, प्यार है, प्रेम है। आज क्या है वो चीज नहीं है। हम लोग सिर्फ बोलने के लिए कर्तव्य करते चले जा रहे हैं और ड्यूटी करते करते कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेसिव होते जा रहे हैं, या फिर एंजाइटी, मोस्ट ऑफ द केसेस फिजिकल इश्यूज, मेंटल इश्यूज लेके बस कैरी कर रहे हैं इस लाइफ को। पर पूरा उसको एंजॉय करना तब होता है जब आइडियल सेंट्रिक लाइफ रहता है। तो ये जो विवाह का 3 चीज मैंने बोला यहाँ पे, एक हो गया पारस्परिक संगति जिसको बोला जाता है कॉम्पैटिबिलिटी, सेकेंड चीज हो गया कुल और क्रिस्टी, और तीसरा होता है आइडियल सेंट्रिक लाइफ। तो अभी आते हैं ये पारस्परिक संगति मतलब कॉम्पैटिबिलिटी क्या है। शशि ठाकुर बोल रहे हैं कॉम्पैटिबिलिटी मतलब है जो संगति मतलब सहगति। इसको अगर तोड़ दे ये चीज को, एक पुरुष के साथ नारी की मन की, शरीर की और इमोशन की जब गति समान तरह से चले उसको बोला जाता है संगति। एक सोचने वाली बात है। हम लोग सोचते हैं कि मैंने चूज किया या फिर कोई मुझे सामने से चूज किया, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग कुछ देर तक मतलब एक ऐसा, अभी यंगस्टर्स को ये चीज मेरा आह्वान है क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारे लाइफ का, जो हम लोग 99% सोसाइटी में ये देखते हैं। अभी हमें सेल्फ एनालिसिस करने की समय आ गई है कि मैं जिनके साथ बात कर रही हूँ या फिर जिनको पसंद करने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, तो ऐसा क्या है उनमें या फिर ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर वो चीज ना रहे तो और क्या चीज है जो मुझे अच्छा लग सकता है। ये जो कंपैरिजन है उसको हम लोग थोड़ा सा मिला के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि संगति क्या है। ठाकुर बोल रहे हैं संगति बहुत तरह के हैं। एक हो जाता है शारीरिक संगति, एक हो जाता है मानसिक संगति। ये जो शारीरिक संगति है, एक जगह पर शशि ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक लड़का का जो भी मतलब पसंद नापसंद कैसे पता चलेगा संगति है या नहीं। जो एक लड़का का पसंद नापसंद वो छोटे से छोटे चीज पे भी हो सकता है, खाने पे हो सकता है, खाने के पसंद नापसंद से भी हो सकता है, कोई एक इंसिडेंट को, कोई एक ओकेजन को देखने का नजरिया, मैं कैसे देख रही हूँ, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, वो बंदा कैसे देख रहा है उस चीज को। पेरेंट्स के प्रति अपना सम्मान वो कैसे हो रहा है, मेरा कैसा है, उनका कैसा है। कभी कभी हो जाता है ऐसा, मतलब अभी मैं इस चीज को यहाँ पर रखना चाहूंगी, ये थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा पर यहाँ पर डिस्कशन करने की ये बात है कि कभी कभी ऐसा मैरिजेस में क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम लोग बहुत प्रेम में है, या फिर सामने वाला मुझे बहुत प्रेम करता है या फिर मैं बहुत प्रेम करती हूँ उनको, तो परिवार को छोड़ देते हैं या फिर परिवार को इग्नोर करके अगर हम दोनों राजी हैं तो परिवार का क्या काम। ये अगर मेरे संस्कार में थोड़ा सा भी जो बोला जाता है ना संस्कार में है कि अपने परिवार के प्रति रेस्पेक्ट, तो मैं इस चीज को छोड़ नहीं पाऊंगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हो जाता है, अगर सामने से कोई मुझे प्रेम करता है सच में, रियली अगर उसका प्यार है और प्रेम है, तो ये प्रेम का लक्षण ही है ये कि वो कभी भी इनकार नहीं करेगा कि परिवार को छोड़ के आ जाओ या फिर परिवार को इग्नोर करके हम लोग वो कर ले। ये हो जाता है सबसे बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट बात, जो कि आज के यंगस्टर्स उसको भूल के चल रहे हैं और बाद में जाके पछता रहे हैं। नो डाउट, अभी हमें जो भी एंजॉयमेंट लग रहा है वो बाद में जाके पछताना ही पड़ेगा उसमें, पर उससे पहले ये समझना चाहिए, अगर कोई बंदा मुझे बोल रहा है कि अपने फैमिली को छोड़ के मेरे साथ आ जाओ, तो जेन्युइन सी बात है, उनका मेरे परिवार के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। अगर एक इंसान मेरे परिवार के प्रति श्रद्धा नहीं दिखा रहा, मेरे जो पिता माता से मैं आई हूं या फिर जो फैमिली से मैं बर्न एंड ब्रटअप हुई हूं, उसके प्रति उनका श्रद्धा अगर नहीं है, तो जेन्युइन सी बात है कुछ दिन के बाद मेरे प्रति भी श्रद्धा कम हो जाएगी। ये एक रियलिटी है, इट्स ए फैक्ट। इसको जितना जल्दी हम लोग समझ ले उतना हमारे लिए मंगल है।
इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो हमारा पहले का विवाह का जो प्रचलन था, उस टाइम भी स्वयंवर था, उस टाइम भी पूरे लड़कियों को, इवन नारी नीति में भी श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, नारी जब से गर्भधारण क्षम होती है तभी प्रकृति उनको सभी तरह का अधिकार देते हैं, मतलब स्वामी को मनोनयन करने के लिए, एक पति को मनोनयन करने के लिए। पर वो सही है या गलत है, वो आलोचना भी मेरे परिवार के साथ होना चाहिए। ठीक है, मुझे कोई पसंद है, ठीक है, मुझे किसी की बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लगा, पर इतना अगर मैं समझ रही हूँ वो सही है और वो जेन्युइन है, then I should have that guts to discuss with my parents with logic। अगर ये मैं रख नहीं पा रही हूँ या फिर मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत हो जाता है और वो जाके एक डिफरेंट तरह का फल देता है, मतलब रिजल्ट देता है। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी ने बोला, इवन पेरेंट्स को अपने तरह से जो विवाह की बात बोली है, पेरेंट्स को बोल रहे हैं श्री श्री ठाकुर कि एक पुरुष का, एक लड़का का हर कुछ सब कुछ जान के, मतलब उसका खाने का पसंद नापसंद, उनका जो भी कोई भी काम करने का तरीका है, कुछ भी उनका जो बोलते हैं ना, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनका घर का चाल चलन कैसा है, सब कुछ एक लड़की के सामने बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पसंद कर लिया तो तुम्हें मैरिज करना ही पड़ेगा, वो वैसा नहीं होता, क्योंकि एक लड़का को आफ्टर ऑल एक लड़की के साथ ही जीवन गुजारना है, पूरा जीवन बितानी है, तो दोनों को दोनों के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, होना भी चाहिए। तो श्री श्री ठाकुर यही बोल रहे हैं कि सब कुछ जान के एक लड़की के सामने वो रखो, वो आलोचना करो, तभी जाकर पता चलेगा अगर मुझे वो सारे कंडीशंस या फिर वो सारे जो भी नेचर है, जो भी पसंद नापसंद है, वो मुझे मंजूर है, तभी जाके वहां पर संगति होती है। संगति मतलब मुझे लगता है कि नहीं, उनको सादा खाना बहुत पसंद है, पर मुझे रिच खाना बहुत पसंद है, मतलब मैं नहीं खा सकती बिना रिच के। मिर्ची मसाला मुझे बहुत पसंद है, पर उनको पसंद नहीं, वहां पर असंगति होगी, वहां पर संगति आई ही नहीं। मुझे अभी अकेले रहना बहुत पसंद है, उनको लोग मतलब वो लोग पाली है, मतलब लोगों के साथ रहना उनको बहुत पसंद है, मुझे पर आइसोलेटेड होकर रहना बहुत पसंद है। वो हो गया असंगति, वहां पर संगति कहाँ है? कभी मतलब मैं पेरेंट्स को जैसा नजरिए से देख रही हूँ, उनका नजरिया बहुत अलग है, मतलब वो सोचते हैं कि पिता माता मेरे लिए भगवान है, मैं उनको छोड़ के नहीं रह सकता, पर मुझे लगता है कि नहीं, हमारे लाइफ में हमने शादी कर ली तो पिता माता का इंटरफेरेंस हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए, तो वो हो गया संगति। वहां पर संगति कहाँ है? अगर ऐसे दोनों पर्सन्स के बीच मैरिज हो जाए तो आप खुद सोच सकते हैं तो शादी कैसे गुजरेगी, वो जिंदगी कैसे जाएगी? ऑब्वियसली झगड़े में जाएगी, ऑब्वियसली बहुत ही डिस्टर्बेंसेस में जाएगी। हम क्या चाहते हैं ऐसी जिंदगी? बिल्कुल नहीं चाहते। तो यही सबसे बड़ी एक फैक्टर है कि मैरिज एक, इट्स नॉट ए जोक। हम लोग मैरिज को आजकल पूरा मतलब ये पूरा जैसे कॉमन थिंग जैसे बन गया है, पर यही एक जिंदगी का मूल भित्ति है, बेस है। जैसे एक पेड़ पौधे का मूल जो होता है ना, हम लोग जिसको रूट बोलते हैं, वही उसका मूल है, वहां से उसका ग्रोथ होता है। एग्जैक्टली ये शादी, ये विवाह जो है, वही एक फैमिली का बेस है, रूट है, वहां से एक परिवार ग्रो करता है। अगर वो नींव जो है वो अगर कमजोर हो, हिला हुआ हो, तो पूरा जो परिवार होगा ना, वो पूरा जो हमारा रिलेशनशिप, हमारे नेक्स्ट जनरेशन, सारे सब कुछ पूरा जैसे नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। और ये हो रहा है, इस सोसाइटी में हो रहा है। तो यही मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं हो सकता है मैं ठाकुर जी का नाम लिया हूं, नहीं लिया हूं, दैट इज अनदर थिंग, बट द कॉमन सेंस आई कैन यूज। मैं इतना तो सोच ही सकती हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है। और सबसे बड़ी बात बोल दूं कि गुरु ग्रहण की प्रयोजनीयता इसीलिए है कि वो हमें दिखा सके, वो हमें समझा सके, वो हमें ये सारे चीज, ये जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, वो सारे चीज पे बहुत ही फोकस्ड हमारे साथ वो गाइडलाइंस दे के गए हैं, ताकि हमारी जिंदगी सुधर जाए। ठाकुर जी का कुछ नहीं होगा, अगर मैं अपने लाइफ को सेव करना चाहती हूँ तो मुझे मानना होगा और मेरे खुद के लाइफ को और भी थोड़ा सा सिक्योर करना होगा। तो ये हो गया संगति।
उसके बाद आ जाता है पारिवारिक कृष्टि चलनी, जिसको बोला जाता है। शास्त्र में भी कहा गया है और श्री श्री ठाकुर जी का भी वही कथनी है इस चीज को लेके कि पुरुष का कुल और कृष्टि एक नारी मतलब एक कन्या की कुल और कृष्टि से ऊपर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। वो क्यों? हम लोग सोचते हैं आजकल तो हम लोग पढ़े लिखे हैं और जॉब तो करते हैं, उनका तो ज्यादा सैलरी भी है, तो इसमें क्या लेन देन, मतलब इसमें क्या रखा है? अभी फैमिली कल्चर क्या था, हम लोग तो बाहर रहते हैं और आइसोलेटेड हैं सब। पर क्योंकि ये चीज जो एक समझने की बात है, जहां से एक लड़की अपने पूरा परिवार को छोड़ के आती है एक लड़के के घर में, तो वहां पर वो मतलब उसको क्या जरूरत है? बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा सहानुभूति, बहुत ज्यादा कल्चर, जो शिक्षा जो है, मतलब यहाँ पे जितना हम लोग ग्रहण किए हैं, जो भी मेरा जैसा बर्न एंड ब्रटअप हुआ है, जैसा मेरा कल्चर हुआ है, यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट और एक फैमिली में जाती हूँ तो दो चीज होता है। अगर वहां का कल्चर से मुझे सीखने के लिए मिलता है, कुछ जानने के लिए मिलता है, तो वहां पर मेरा सम्मान, मेरा जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाता है। अगर वहां पे जाने से मेरा उनका कल्चर मेरे फैमिली के कल्चर से डाउन हो जाए, थोड़ा सा लो हो जाए, तो ऑटोमेटिकली एक जिसको बोला जाता है ना जो मतलब सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं बहुत जानती हूँ, तो वहां पर उनको इग्नोर करना शुरू हो जाता है। ये स्पॉन्टानियस है। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी ने बोला, जिनको ग्रहण करना है, जिनके प्रति तुम समर्पण कर रही हो, तो समझ के देखो उनका सब कुछ, उनका चाल चलन, उनकी कुल और कृष्टि, उनका जो आचार व्यवहार, ये सब कुछ तुमसे, तुम्हारे परिवार से श्रेष्ठ है या नहीं। ऐसा ग्रहण करो, ऐसे पति को ग्रहण करो, ताकि जिनको ग्रहण करने से तुम्हारे पूर्व पुरुष जो हैं वो भी श्रद्धावनत हो जाए। मतलब वहां से मुझे डेली डेली सीखने को मिले। क्या हम लोग नहीं चाहेंगे कि अगर मुझे ऐसा एक इंसान मिले जिनको देख के मुझे हमेशा ही नया फील आता हो, ऐसा एक इंसान मुझे मिले जिनको देख के मुझे हमेशा नया कुछ सीखने को मिलता हो, हमेशा मैं प्रेरित होती रहूं कुछ करने के लिए, वो करने का जो बोला जाता है ना एंथुजियाज्म, वो हमेशा ही क्रिएट होता रहे। क्या हम लोग नहीं चाहेंगे? तो विवाह का मूल उद्देश्य ही वही है। श्री श्री ठाकुर जी ने बोला, उद्वर्धन और सुप्रजनन। जहां पर उद्वर्धन नहीं होता वहां पर विवाह वो विवाह सिद्ध नहीं माना जाता। और एक चीज आ गई, आदर्श केंद्रिक चलनी, इष्ट केंद्रिक, आइडियल सेंट्रिक लाइफ। ये सबसे बड़ी एक जिसको बोला जाता है ना बेंचमार्क, जो है हमारा मानदंड जिसको बोला जाता है। अगर ये ना रहे तो ईगो सेंट्रिक लाइफ हम लोग जीने लगते हैं। श्री श्री ठाकुर को जब पूछा जाता है कैसे जीवन साथी कैसे चुनना चाहिए, मतलब कैसे वर मनोनयन करना चाहिए, श्री ठाकुर बोल रहे हैं पहले देखना होता है वो जो लड़का है वो उसके जीवन का आदर्श क्या है और कैसा है। आदर्श मतलब ये नहीं कि हाँ उसको श्री श्री ठाकुर का ही दीक्षा लिया मतलब लेना ही होगा। हो सकता है कि वो अदीक्षित भी हो, पर उसके लाइफ का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या फिर ऐसे ही उठे तो उठे, नहीं उठे तो सोते रहे, या फिर कुछ मर्जी हुई खाना खाया, कुछ नहीं मर्जी हुई बिंदास ऐसे ही लाइफ चलता रहता है, ऐसा एक हैप्पीज़र्ड लाइफ जी रहा है। तो वो देखने की बहुत जरूरत है। ये जो आदर्श केंद्रिक चलनी है वही एक कैरेक्टर बनाता है। अगर कुछ नॉर्म्स हो अपने लाइफ में, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो अपने लाइफ में, फिर श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, फिर अगर एक लड़के के लिए देखना हो तो देखना चाहिए वो अपने पिता और माता के प्रति कितना और कितने दूर, कैसे, मतलब उसका अपने फैमिली के प्रति, अपने कल्चर के प्रति कितना रिस्पेक्ट है, ये एक चीज है। फिर बोल रहे हैं थर्ड जो पॉइंट है वो अपने प्रति कैसे और कितना, मतलब जब अकेले रहते हैं या फिर मैं जब अकेले रहती हूँ तो कैसा संग मुझे चाहिए, मेरा फ्रेंड सर्कल कैसा है, मैं कैसे लोगों के साथ मिलना पसंद करती हूँ, कैसे लोगों को लेके चलना पसंद करती हूँ, वो हो जाता है मेरा पर्सनल कैरेक्टर। वो फ्रेंड सर्कल देख के ही पता चल जाता है कि ये लड़का कैसा होगा, या फिर विवाह यहाँ पर करना चाहिए या फिर नहीं।
ये एक बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक चीज में मतलब श्री श्री ठाकुर जी जो पेरेंट्स के लिए बोल रहे हैं, श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, अगर आपकी लड़की, अगर एक बेटी कहाँ किसी को पसंद करने लगी है, या फिर कहाँ पर जैसे बोल जाता है ना इन्फैचुएशन होने लगा है, शुरू हो गया है, तो हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं ना, पहले से ही उसको डांट देते हैं कि तुम्हें मैंने पढ़ाई के लिए भेजा था, या फिर तुम काम से बाहर जाती हो, ये सब करने के लिए जाती हो। तो वहां पर क्या होता है, उसका जो कंफर्टेबल जोन रहता है अपने पिता माता के साथ, वहां पे ही वो ब्रेक हो जाता है। उसको लगता है कि मैं जो बोलूंगी मेरे पिता माता मुझे नहीं समझेंगे, या फिर मुझे रोक लगा देंगे। इसीलिए क्या होता है, वो खुद को छुपाने लगती है, मतलब अपने परिवार से ही डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है, और दिमाग में ही अपने आप में सब कुछ प्लान करने लगता है। तो ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, एक लड़की एक ऐसा होती है ना, जैसे फूल जैसा, एक कड़ी जैसी, उनको ऐसा प्रेम चाहिए, ऐसा आदर सहानुभूति चाहिए, ताकि उनके मन के कोण में कुछ भी चल रहा हो वो खुल के आके पिता माता के साथ शेयर कर सके। और जब शेयर करते हुए जब लगा हमें कि वो गलत है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमें वहां पर डायरेक्टली रोक नहीं लगानी चाहिए, परंतु हमें ऐसा बोलना चाहिए कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, जो आइडियल को हम लेके चल रहे हैं, जो श्री श्री ठाकुर को हम लेके चल रहे हैं, उनके मत में क्या है उसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ऐसे करते करते जो 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 बोला जाता है ना, जो ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे अपने बेटी के अंदर, अपने लड़की के अंदर वो चीज आलोचना के माध्यम से उसको बताना होता है। ठाकुर जी का यही कहावत है, ताकि वो बाद में जाके हमसे डिस्टेंस करना शुरू ना कर दे। और एक सबसे बड़ी फैक्ट ये है, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक लड़की कब बाहर मतलब उसका ये हो जाता है, इंक्लिनेशन कब आता है, जब वो फैमिली में वो बॉन्डेज उसको नहीं मिलता, कहीं ना कहीं अपने पिता से या फिर माँ से वो डिस्टेंस उसका हो जाता है, ताकि वो सोचने लगती है कि शायद यहाँ पर कोई नहीं है जो मुझे समझ रहा है, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे समझ सके, जो मेरे हिसाब से मुझे समझ सके, मेरा थॉट को वैसे ही रेसिप्रोकेट करे जैसा मैं चाहती हूँ। और अगर कोई बाहर से थोड़ा सा भी अप्रिशिएट कर दे, थोड़ा सा भी प्रेज कर दे, तो हो गया काम, वहीं पे ही लड़कियां ये हो जाते हैं, इंक्लाइंड हो जाते हैं। पर उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हम लोग पिता माता के पास एक सेफ जोन में रहते हैं, और बाहर जब जाते हैं किसी के पास जो भी लगता है हमें बहुत ही हमारा है, बहुत ही करीब का है, वो सेफ जोन कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं जिनके जीवन में आइडियल नहीं है, वो रिश्ते में हमेशा ही एक स्वार्थ केंद्रित बिहेवियर रहता ही है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। हम लोग जिसको निस्वार्थ प्रेम बोलते हैं, वो सिर्फ गुरु के साथ हो सकता है या फिर माँ के साथ हो सकता है, और कहीं पे भी नहीं होगा। इसीलिए जो सुविवाह का जो मतलब थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको हमें समझना होगा। ठीक है, कोई पसंद है, ठीक है, कोई किसी को मुझे चाहिए, उसके बारे में मैं घर पे आलोचना कर सकूं, और पेरेंट्स का भी ये जरूरी है कि वो सारी चीज सुने, वो सारी चीज समझे, वो सारी चीज को पहले अंडरस्टैंड करे, और उसके बाद ठाकुर जी का क्या कहा हुआ है उसको आलोचना करे, ताकि एक लड़की के दिमाग खुला रहेगा वो सारी चीज को समझने के लिए। अदरवाइज वो रिलेशनशिप में ही ब्लॉक हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है, बस यंगस्टर्स के लिए थोड़ा सा ही मेरा रिगार्ड से और एक जैसा एनकरेजमेंट है कि हमारे लाइफ एक छोटा सा लाइफ मिला है, और हम लोग सोचते हैं कि उसको अपने तरीके से जिए, सही बात है, पर अपने तरीके से जीते जीते उसको खराब ना कर दे, ताकि बाद में जाके रिग्रेट करना पड़े। एक चीज मैं पढ़ रही थी अभी, आज ही पढ़ रहे थे आलोचना प्रसंग में, श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा भाव, मतलब तुम्हारा अगर लगाव थोड़ा सा भी सत्य के प्रति है, जो जिसको बोला जाता है ना इष्ट के प्रति है, और तुम अगर अपना दिमाग खोल के रखती हो कि जो भी बोला जाएगा मैं उसको सुनने के लिए रेडी रहूंगी, मानूंगी नहीं मानूंगी वो बात की बात है, मैं सुनने के लिए रेडी रहूंगी, तो
ठाकुर इतने दयालु हैं, इतने मतलब हेल्पिंग हैंड हमारे लिए हमेशा ही खोल के रखते हैं ताकि हमसे कभी भी गलती ना हो। और वो कहीं ना कहीं नेचर के थ्रू हमें प्रोटेक्ट करते ही रहते हैं, हमें रक्षा करके ही चलते रहते हैं। पर एक चीज है, मुझे वो हाथ बढ़ा के रखना होगा। अगर मैं हर तरह से ये सोच लूं कि मैं जो सोच रही हूँ सही सोच रही हूँ, मुझे जो करना है मैं अपने तरीके से करूंगी, किसी की बात नहीं सुनूंगी, तो बाद में जाकर खुद को ही पछताना पड़ता है। तो विवाह का ये जो चीज है वहां से ही शुरू होता है सुप्रजनन की बात। अगर विवाह ही सिद्ध नहीं हुआ, और एक फैक्टर, सबसे बड़ी फैक्टर जो श्री ठाकुर बार बार इस चीज को बोले हैं, पुरुष होना चाहिए आदर्श केंद्रिक, पुरुष होना चाहिए आइडियल सेंट्रिक। मतलब उसके जीवन का जो मूल है वो आइडियल ही होना चाहिए। जहां पर एक पुरुष, एक लड़का अप्रोच करता है एक लड़की को शादी के लिए, विवाह के लिए, जहां पर श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि एक लड़का जहां पर ऑफर देता है एक लड़की को मैरिज के लिए, वो मैरिज ही असिद्ध है। वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल थॉट के ऊपर बेस्ड है, उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। ये चीज हम लोग प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसका बोला जाता है ना, पुरुष अगर इष्ट केंद्रिक ना होता है, मतलब नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली उसका दिमाग नीचे की ओर ही चला जाता है। इसीलिए हमेशा उसको पुश करके अपने दिमाग को सत की ओर, और जो बोला जाता है ना उच्च जो है, आदर्श जो है, उनके और ही उसके दिमाग को लगा के रखना होता है। अगर वो नहीं है और फिर भी हमें लगता है कि वो उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बात बहुत अच्छा करता है, वो कोई भी रीजन, कोई भी एक्सक्यूजेस हो, पर वो विवाह असिद्ध है। ठाकुर बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहा है, वरण करती है नारी, एक लड़की ही एक पुरुष को वरण करती है। जहां पर पुरुष के वरण करने की बात आती है, वो सिर्फ और सिर्फ आदर्श को ही वरण कर सकता है। पुरुष और नारी पुरुष के पीछे चलना चाहिए, ना कि पुरुष एक नारी के पीछे चलना चाहिए। जहां पर पुरुष एक नारी के पीछे चला आता है, वहां पर काम भाव ही प्रोमिनेंट रहता है, सेक्सुअल थॉट ही प्रोमिनेंट रहता है। इसीलिए श्री ठाकुर आह्वान देते हुए बोल रहे हैं कि तुम शेर, मतलब तुम, जैसे बोला जाता है ना, सिंह के संतान हो, शेर हो। शेर कभी देखा है शेरनी के पास जाते हुए? शेरनी आती है शेर के पास, श्री ठाकुर बोल रहे हैं। तो हमें, और ये एक साइंटिफिक, इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी है, मतलब ये एक साइंटिफिक प्रूवन है कि एक लड़की जब बार बार देखती है कि एक लड़का मेरे पीछे भाग रहा है, या फिर वो मुझे रिझाने के लिए हर कुछ सब कुछ करता रहता है, एक पीरियड के लिए बहुत अच्छा लगता है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए बहुत अच्छा लगता है, चलो मेरे लिए वो सब कुछ करने के लिए रेडी है, या फिर मेरे लिए वो कुछ भी कर सकता है। पर द वे द टाइम पासेस, मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, एक घृणा मन से निकलता है कि क्या ये हमेशा लड़की के पीछे भागता रहता है, उसका कुछ मतलब औदा ही नहीं है, उसका कुछ खुद का जैसा ये ही नहीं है, निजत्व ही नहीं है, सेल्फ एस्टीम ही नहीं है। ऐसा मतलब ऐसा हमारे दिल से ही निकलता है। क्यों? क्योंकि नारी हमेशा, उसका सहज स्वभाव है, उच्च जो है या फिर जो श्रेष्ठ है उसको ग्रहण करना चाहती है हमेशा। ये उसका स्वभावतः गुण है, नेचुरल टेंडेंसी है। जहां पर ये ब्रेक होता है, वो उसका धिक्कार या फिर उसका जो ताच्छल्य जिसको बोला जाता है, वो निकल आता है। क्या हम लोग चाहेंगे कि ऐसा एक पुरुष को मैं वरण करूं जो मेरे पीछे हमेशा भागे और बाद में जाके मैं उसको ही धिक्कार करूं? बिल्कुल नहीं। परंतु ऐसा मुझे तो ऐसा फील होता है कि लड़कियों को तो ऐसा सहज में ही चाहिए कि जिसको हम लोग एडमायर कर सके, जिसको हम लोग हमेशा प्रेज कर सके, जिसके नाम से ही एक अंतर प्रफुल्लित हो, उनके कैरेक्टर सुनने से ही हमें खुश लगे। हमें ऐसा एक कैरेक्टर चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि विवाह को खेलना, ठाकुर बोल रहे हैं, इसको एक जैसा हम लोग मिट्टी का घर बनाते हैं और उसको तोड़ देते हैं, वैसा नहीं सोचना है। इसको नहीं तोड़ा जा सकता। ये एक आइडियल मैरिज होना चाहिए, ताकि हम लोग जो भी हमें देखे ऐसा बोले कि ये लोग एक आइडियल कपल है। और हमारे जो मैंने जिसको वरण किया है या फिर जिनको वरण करना चाहती हूँ, उनसे एक ऐसा संतान मिले जो
बाद में जाके एक पितृभक्त हो, मातृभक्त हो, गुरु भक्त हो और देशभक्त भी हो। वो हो सकता है, वो तब होगा जब हम लोग हमारा मैरिज आइडियल होगा। ये तो मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहूंगी, बस यही चीज थी कि सबकी मतलब अभी समझने की बात है। हम लोग बहुत इम्प्रैक्टिकल जी लिए, अभी प्रैक्टिकल जीने की बात है। तो आइए सब मिलके, जो भी यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं या फिर हमारे परिवार में जो भी लड़के हैं लड़कियां हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है बहुत सहज सरल से वो चीज पारिवारिक शिक्षा के तौर पे डिस्कशन किया जाए, रखा जाए, ताकि हम लोग उसको बहुत इजीली समझ सके और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। यही बोल के मैं अपना वक्तव्य यहीं पे रखती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बहुत ही अच्छे भाव से अपने विवाह के बारे में जो हम लोगों को बताया, बहुत ही अच्छे।